Hello guys, my name is Om Sharma and welcome back to this fundamental analysis series. And I think this is the video number 2 of our fundamental analysis series, wherein we will learn about all those factors that really play an important role in fundamental analysis. हम जानते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं. ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ बहुत कम चीज़ें हैं जिन पे ध्यान देना है या बहुत कम चीज़ें जिन पे ध्यान नहीं देना. नहीं, ऐसा नहीं है. बट हर एक सेक्टर, जैसे बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, एफएमसीजी, इन सब में ना अलग अलग चीज़ें जिन पे ध्यान देना होता है. तो इसलिए मैं सारी पूरा फंडामेंटल एनालिसिस का मैं सीरीज क्रिएट कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सेक्टर में क्या क्या चीज़ें देखनी इंपॉर्टेंट रहती हैं. और तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि सब में ही देखनी होती हैं. तो ये पहली दो वीडियोस तो सिर्फ उन्हीं के लिए होंगी, जो पहली तीन वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए होंगी कि जो सब सेक्टर्स में ज़रूरी है, सब सेक्टर में वो चीज़ देखनी पड़ती है. ठीक है, उसके बाद से हम ना सेक्टर वाइज, पर्टिकुलर सेक्टर वाइज देखेंगे कि एफएमसीजी सेक्टर को कैसे एनालाइज करना है, बैंकिंग सेक्टर को कैसे एनालाइज करना है, फाइनेंस सेक्टर को कैसे एनालाइज करना है, क्या क्या उनके रेशियोज मैटर करते हैं. तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे इस पूरे फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज के अंदर होगा. तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बने रहना इस सीरीज के अंदर. एंड आई रिक्वेस्ट, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो वो वाला वीडियो देख लेना, उसके बाद इस वीडियो में आना. ओके, सो चलो यार स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. ठीक है. सो प्रीवियस वीडियो हमने लर्न करा था अबाउट पी रेशियो में क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी. ठीक है. अर्निंग पर शेयर, ईपीएस क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, सारी चीज, प्रॉफिट ग्रोथ, सॉरी नेट प्रॉफिट बोला मैंने, प्रॉफिट ग्रोथ क्या होता है, वो सारी चीजें पढ़ी. वैल्यूएशन चार्ट पे कैसे निकालना है, क्या क्या एनालाइज करना है, वो हमने पढ़ा था. इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर ना ये थोड़ा सा छोटा वीडियो होने वाला है, इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें नहीं है इसमें बताने लायक. बट हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैटर करती हैं, जो कि हमारे को बता देते हैं कि एक झलक में देखते ही हमारे को वो चीज़ पता चल जाती है. ठीक है. सो वो सारी चीज़ हम इसके अंदर आज पढ़ने वाले हैं. तो कुछ टर्म्स है जो आज हम पढ़ेंगे: मार्केट कैप, एंटरप्राइज वैल्यू, ये कैश, डेट, और ये प्रोमोटर्स होल्डिंग. ठीक है, ये टर्म आज हम कवर करेंगे. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला मार्केट कैप, मार्केट कैपिटलाइजेशन. व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, अगर मैं पूछूं. ठीक है, बुक्स वगैरह में बहुत कुछ लिखा है, गूगल पे भी बहुत कुछ लिखा है मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर. बट लेमैन लैंग्वेज में, सिंपल टर्म में सिखाता हूँ. कितना मार्केट कैप लिखा है इसके अंदर? 5,47,226 करोड़. ठीक है, इसका मतलब मुझे अपनी जेब से इतने पैसे देने हैं और ये हिंदुस्तान यूनिलीवर मेरी. ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बता दें, मार्केट कैप का मतलब मेरे को कितने पैसे देके वो कंपनी अपने नाम करनी पड़ेगी. समझ गए इस चीज को? कंपनी की वर्थ बोल सकते हो आप, इसको वेल्थ बोल सकते हो. ठीक है, कि भाई मैं इतने पैसे अगर दे दूं हिंदुस्तान, अगर मुझे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड आज खरीदनी है तो मुझे इतने पैसे देने पड़ेंगे और वो मेरी. ओके, कंसेप्ट समझ आ गया होगा मार्केट कैपिटलाइजेशन का क्या होता है. अच्छा, अब बात होती है एंटरप्राइज वैल्यू की. अच्छा, फिगर्स में कुछ फर्क है क्या? देखो एक बार. हाँ यार, फर्क है. ये मार्केट कैप ना 5,000 करोड़ महंगा है, एंटरप्राइज वैल्यू 5,000 करोड़ सस्ता है. मार्केट कैप समझ गए कि जेब से इतने पैसे देने हैं, वो कंपनी हमारी. एंटरप्राइज वैल्यू, यार ये भी तो वही टर्म है, कुछ ज्यादा डिफरेंस थोड़ी है एंटरप्राइज वैल्यू में, दोनों सेम टर्म है. बताता हूँ क्या डिफरेंस रहता है. सपोज आप लोग मेरे पास आए हो, मैंने आप लोगों को बोला कि मेरी एक दुकान है जिसकी वैल्यू 10,000 है, मैं उसको बेचना चाह रहा हूँ. आप लोग आए हो मेरे पास कि ठीक है सर, आप ये दुकान मेरे को बेच दो. 10,000 रुपये आपने दिए, दुकान आपकी. ठीक है, समझ गए आप इस चीज़ को? ओके. अच्छा, मैं बोलता हूँ कि ऐसा है, आपने मुझसे दुकान तो ले ली, दुकान के अंदर ना एक लॉकर है, उस लॉकर के अंदर 2,000 रुपये हैं, वो 2,000 भी आपके. तो आपको दुकान कितने की पड़ी? 10,000 आपने पे करे, वो 2,000 भी आपके हो गए, दुकान तो आपको 8,000 की पड़ी ना. समझे इस चीज को? 10,000 रुपये देके दुकान ली, अब दुकान के अंदर जो कैश था वो भी आपका है अब. ठीक है, सो वही होता है एंटरप्राइज वैल्यू. ये देखो, दुकान की वैल्यू 10,000 की है, बट उसकी जो चीज है वो भी अब आपकी हो गई है.
इसका मार्केट कैप तो 5,47,000 करोड़ का ही है, बट कंपनी के पास इतना कैश पड़ा है। ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर के लॉकर में इतना कैश पड़ा है, तो ये कैश भी आपका, आप पे तो इतना ही करोगे, बट आपको जो नेट नेट जो आपकी जेब से निकला है पैसा, वो आपकी जेब से इतना पैसा निकला है। ओके, आपको दिख रहा होगा, अगर आप मार्केट कैप में से कैश को माइनस कर दो तो एंटरप्राइज वैल्यू निकल के आ जाती है। आई होप यहां तक समझ आया होगा। अब थोड़ा सा और इसके अंदर एक चीज मैं ऐड करता हूँ। आप लोग आए हो मेरे पास, ठीक है, दुकान ली 10,000, वही ठीक है, 10,000 का सौदा हुआ अपना, 10,000 रुपये आपने मेरे को दिए, दुकान आपकी हो गई। इस बार ना लॉकर के अंदर पैसे नहीं है उतने, है 1,000 रुपए है लॉकर के अंदर, तो आपको 9,000 की पड़ी। ठीक है, आप दुकान चला रहे हो, दुकान पे आप बैठते हो, 2 दिन बाद ना दुकान पे कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं कि यार ये जो दुकान का ओनर है उसका अपने ऊपर उधार था, ठीक है, तो पैसे दो उसके। अच्छा, वो पूछोगे आप उससे, भाई साहब कितने पैसे, वो बोलेगा 4,000 टोटल बनते हैं हम सबके, आप दो 4,000 रुपये। मतलब अब आपको वो दुकान कितने की पड़ी, 10,000 दिए थे, 1,000 रुपये पड़े थे अंदर लॉकर के अंदर, 9,000 हुए, डन। अब आपको 4,000 और पे करने हैं, 13,000 की पड़ी है आपको दुकान। इंटरप्राइज वैल्यू आपकी बढ़ गई, मार्केट कैप से ज्यादा आपकी इंटरप्राइज वैल्यू है। ऐसा कब होता है, जब कंपनी के डेट्स ज्यादा होते हैं और कैश कंपनी के पास होता नहीं। आप पूरी दुकान खरीद रहे हो, आप उसके अंदर का लगा हुआ एसी भी खरीद रहे हो, आप पंखा भी खरीद रहे हो, वहां पे जो जो चीजें हैं, पूरा फर्नीचर आप खरीद रहे हो, तो आप उसके डेट्स भी ले रहे हो। ठीक है, उसके डेट्स भी आपको ही पे करने हैं। इस केस में आपको दिख रहा होगा डेट कुछ नहीं है कंपनी के अंदर, 0 करोड़ के डेट है, तभी मार्केट कैप से सस्ता एंटरप्राइज वैल्यू है। मैं आपको कुछ ऐसी कंपनी दिखाना चाहूंगा, ये देखो, इसका मार्केट कैप कितने का है, 362 करोड़, एंटरप्राइज वैल्यू 539 करोड़। मतलब आप दोगे उस टाइम पे इतने पैसे उस दुकान को खरीदने के लिए, जीलन को खरीदने के लिए, आपको पैसे तो इतने ही देने हैं, बट पड़ेगी आपको इतने की। वो इतने की क्यों पड़ेगी सर, ऐसा क्या है? यार इसके डेट्स चेक करो, कितने डेट्स हैं इसके पास। कैश क्या है, कैश तो कुछ भी नहीं है, 1.5 करोड़ के आसपास सिर्फ कैश है, और डेट्स देख लो कितने हैं, एक 180 करोड़ के आसपास डेट्स है। ठीक है, हाई ऑन डेट कंपनी। तो क्या आप इस कंपनी में निवेश करना चाहोगे, इन्वेस्ट करना चाहोगे इस कंपनी में? नहीं करना चाहोगे, है ना। सिर्फ देख देख के, ऊपर ऊपर से देख के आपको पता चल गया कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी बुरी है। ठीक है, अब आप इसके अंदर अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे, रैदर आप सीधा जाओगे हिंदुस्तान यूनिलीवर पे, जिसका कि आपको पता है उसके पास इनफ कैश पड़ा है, कुछ उसमें वो नहीं है, डेट्स नहीं है उसके अंदर, एंटरप्राइज वैल्यू काफी कम है उसकी मार्केट कैप से। तो आप इसके अंदर इंटरेस्ट आपका डेवलप होगा, आप इसके अंदर और डीपली स्टडी करोगे। ठीक है, आई होप आपको मार्केट कैप समझ आया, आपको एंटरप्राइज वैल्यू समझ आया, कैश आपको समझ आया, और डेट भी मैंने क्लियर करके बताया। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि सर एंटरप्राइज वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा, अगर अपने को एंटरप्राइज वैल्यू निकालनी है, तो ये फॉर्मूला क्या होगा, बहुत सिंपल फॉर्मूला है इसका भी, मार्केट कैप माइनस कैश प्लस डेट्स। एंटरप्राइज वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट कैप माइनस कैश प्लस डेट। ठीक है, ओके। सो ये टर्म हमने 4 टर्म सीख लिए अभी अभी में, फटाफट से, बहुत सिंपली मैंने आपको सिखाई। अब बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की। क्या होता है प्रमोटर होल्डिंग? प्रमोटर होल्डिंग का मतलब ना ऐसे समझो कि ये शेयर्स हैं, लिस्टेड है ये, ठीक है, एनएसई पे लिस्टेड है ये कंपनी, इसके शेयर्स हैं, कितने शेयर्स हैं देखो यहाँ पे लिखे हैं, 234.96 करोड़ इसके शेयर्स हैं मार्केट में अभी। ठीक है, उनमें से ना 61.9% इसके प्रोमोटर्स के पास है, तो रिमेनिंग कितना हुआ, रिमेनिंग हुआ लगभग 38.1%। उतना अवेलेबल है बाकी लोगों को, एफ आई आईज को, डी आई आईज को, हम सबको इतने अवेलेबल है, 61.9% प्रोमोटर्स के पास है। तो आप लोग बोलोगे यार इसमें मेजर स्टेक तो प्रोमोटर्स का ही है, ठीक है, तो अपने को अपने लिए क्या छोड़ा इस कंपनी ने? नहीं, इसको ऐसे नहीं लेना है, बल्कि इसको पॉजिटिव वे में लेना होता है, ये अच्छी चीज होती है। ये हमारे को ये बताता है कि
कंपनी के ओनर्स को अपनी कंपनी पे खुद कितना भरोसा है। ठीक है, हमेशा ये 30-35% से ऊपर रहना चाहिए। दैट मीन्स कि हाँ, कंपनी के प्रोमोटर्स को भी भरोसा है अपनी कंपनी पे, इसलिए उनकी इतनी होल्डिंग है। आई होप आपको समझ आई होगी ये चीज। अच्छा, इसके अंदर कितना है? 35% से तो काफी ऊपर है, 61.9% है। मतलब प्रोमोटर्स को काफी भरोसा है अपनी कंपनी पे कि ये बहुत अच्छा करेगी फ्यूचर में। और चीज देखते हैं, यहाँ पे आएंगे हम सीधा शेयर होल्डिंग। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, शेयर होल्डिंग पे क्लिक करेंगे तो सीधा हमारे को यहाँ पे लेके आ जाएगा। प्रोमोटर्स की इतनी परसेंट होल्डिंग है, एफ का इतना है, पब्लिक का इतना है, डी का इतना है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ये देखो, मार्च 2020 में कितना था? 67.18%। उसके बाद थोड़ा सा कम होता चला गया, मतलब एक ही बार फिर कम हुआ, उसके बाद से तब से स्टेबल है। ओके, तो डू वी नीड टू वरी अबाउट कि यार 67 से कम हो गया थोड़ा? नहीं, इस सिनेरियो में आपको इतना वरी करने की जरूरत नहीं है। ये इतना तो ना नॉमिनल है, इतना चेंज रहता ही रहता है, इसमें आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। तो सर फिर किस सिनेरियो में हमारे को वरी करना है इस चीज को लेके? दिखाता हूँ वो कौन सा सिनेरियो है। इस कंपनी की प्रोमोटर होल्डिंग्स चेक करो पहले तो कितनी है। क्या ये 30-35% से ऊपर है? नहीं है, मतलब प्रोमोटर्स को ही भरोसा नहीं है कि उनकी कंपनी आगे कैसा करेगी। चलो शेयर होल्डिंग पे आ जाओ, चेक करो मार्च 2020 में कितना हुआ करता था। 57.17% हुआ करता था, और वो कम होते होते आज हम 26.17% पर है। लगभग आधा हो चुका है प्रोमोटर का होल्डिंग रिड्यूस। इसके अंदर प्रोमोटर्स को कोई भरोसा नहीं है, इसमें आपको वरी करना है। सेकंड, एक और चीज आपको दिख रही होगी, प्लेज परसेंटेज। मतलब यार, प्रोमोटर्स के पास इतने परसेंट शेयर्स तो हैं, उसमें से भी उन्होंने लगभग 60% गिरवी रखवाए हुए हैं। ठीक है, क्यों गिरवी रखवाते कोई चीज यार? या तो उनको कुछ कैश की जरूरत होगी, या कुछ भी रीजन हो सकता है, बट ये पूरे के पूरे भी प्रोमोटर्स के पास नहीं है, उन्होंने गिरवी रखवाए हुए हैं। ठीक है, तो हमारे को ये आके जरूर देखनी होती है ये चीज कि यार यहाँ पे तो उन्होंने शो करा है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर के केस में था, 61% लगभग उन्होंने प्रोमोटर होल्डिंग शो करी है, बट उन्होंने गिरवी रखवाया हुआ है क्या कुछ? उसमें जीरो था, कुछ गिरवी नहीं रखवाया। मतलब बहुत स्ट्रांग है वो कंपनी, प्रोमोटर्स को काफी ज्यादा भरोसा है उस पर। बट इस केस में पहले से ही कम है, 30-35% से तो बहुत नीचे है वो। सेकेंडली, उन्होंने उसमें भी प्लेज करवा रखा है, तो प्रोमोटर्स को कुछ भरोसा नहीं है अपनी कंपनी पे, इन फ्यूचर कैसा वर्क करेगी नहीं करेगी कुछ नहीं पता प्रोमोटर्स को अभी। दे आर डाइसी। अच्छा, आपको यहाँ पे नीचे दिख भी रहा होगा स्ट्रेंथ और लिमिटेशन। लिमिटेशन में देखो, प्रोमोटर प्लेजिंग इज हाई एज 59.25%। ओके, सो ये कंपनी बिल्कुल ठीक नहीं है। तो आपको ऊपर ऊपर से देख के कोई कंपनी कैसी है, अब आपको वो पता चल गया होगा कि कंपनी को कैसे देखना होता है। मैं मार्केट कैप देख लूंगा, एंटरप्राइज वैल्यू देख लूंगा, कैश देखूंगा कंपनी के पास कितना है, डेट्स कितने हैं कंपनी के, क्या प्रोमोटर्स को विश्वास है खुद की कंपनी पे या नहीं है। ठीक है, और पिछले उसमें हमने जो पढ़ा, पीई देखेंगे हम, अर्निंग पर शेयर देखेंगे कि एक शेयर पे कितनी अर्निंग आ रही है, हम प्रॉफिट ग्रोथ को चेक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और इसको आके यहाँ वैल्यूएशन चार्ट पे हम एनालाइज कर सकते हैं। चलो, अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, फिर उसके बाद बस वीडियो को खत्म करते हैं। मार्केट कैप को ना कुछ इस तरीके से भी एनालाइज किया जाता है। मार्केट कैप चेक करो, इसका कितने का है? 5,47,000 करोड़ समथिंग का। ठीक है, अब हम एक बार ना आते हैं आईटीसी पे। ये हमारे आईटीसी पे, इसका देखो 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप। अब मार्केट कैप को ऐसे एनालाइज किया जाता है कि या तो आप 5.5 लाख में, या तो आप वो खरीद लो हिंदुस्तान यूनिलीवर, या फिर 2.5 लाख देके आईटीसी खरीद लो, फिर भी आपके पास लगभग 3 लाख बचे रहेंगे। ठीक है, उन 3 लाख को आप कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हो, 3 लाख करोड़। ठीक है, मार्केट कैप को ऐसे एनालाइज किया जाता है। या फिर एच डी एफ सी बैंक देख लो आप,
ओके, HDFC बैंक की मार्केट कैप कितने की है? 7,71,000 करोड़ की है। ठीक है, तो आप ऐसे करो, जितने में ये कंपनी आएगी ना HDFC बैंक, उतने में तो मैं वो भी खरीद लूंगा अपना, हिंदुस्तान यूनिलीवर और ITC दोनों को खरीद लूंगा। ठीक है, इस हिसाब से किया जाता है कि आप कंट्री का सबसे बेस्ट वेल ऑर्गेनाइज्ड बैंक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो, या फिर आप एक वेल एस्टेब्लिश्ड FMCG कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हो। बल्कि दो, ITC भी FMCG में ही आता है। तो आप ऐसे मार्केट कैप के बिहाफ पे ऐसे एनालाइज कर सकते हो कि मैं अपना पैसा कहाँ लगाना चाहता हूँ। ठीक है, आई होप मैंने आपको काफी चीजें सिखाई होंगी। अच्छा, आपको एक चीज यहाँ पे दिखा, अगर किसी ने नोटिस करी हो वो चीज, यार यहाँ पे एंटरप्राइज वैल्यू गिवन नहीं है, यहाँ पे डेट्स भी नहीं गिवन, यहाँ पे कैश भी नहीं गिवन। क्यों नहीं गिवन? कोई बता सकते है इस चीज को? टेक अ मोमेंट, अगर बता सकते हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को। चलो मैं बता देता हूँ। बैंक है, बैंक का काम है लोगों से पैसा बोरो करना, इनके पास तो बहुत डेट्स होंगे, तो डेट्स के बेसिस पे हम इस कंपनी को एनालाइज नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कासा परसेंट, ये बैंक के लिए अलग टर्मिनोलॉजीज होती हैं। तो इसलिए ये बहुत बेस्ट मेरे को वेबसाइट लगती है, ये टिकर बाय फिनोलॉजी बेस्ट वेबसाइट लगती है। जैसे ट्रेडिंग व्यू टेक्निकल एनालिसिस के लिए टिकर है, फंडामेंटल एनालिसिस के लिए यहाँ पे सिर्फ आपको कंपनी के वही रेशियोज दिखेंगे या फिर वही आपको हेडिंग्स दिखेंगी जो उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए मैटर करती है। ये कासा परसेंट आपने HUL में नहीं देखा होगा, ITC में नहीं देखा होगा, बट आप यहाँ देख रहे हो। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट परसेंट इसको बोला जाता है। ठीक है, ये सारी टर्म्स हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे जब हम सेक्टर वाइज घुसेंगे ना अंदर से, कि कौन कौन से सेक्टर को कैसे एनालाइज किया जाता है, तब हम इसकी बात करेंगे। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। मैंने जो जो आपको पढ़ाया है, हमारा सेकंड एपिसोड था फंडामेंटल एनालिसिस का। अगर आपने फर्स्ट वाला नहीं देखा तो प्लीज़ उसको भी देखना जाके, यू विल लव इट। एंड सेकेंडली, अगर आपको इन डेप्थ और अच्छे से सारी चीज़ें सीखनी है, टेक्निकल स्टॉक मार्केट के बारे में, टेक्निकल एनालिसिस भी और फंडामेंटल एनालिसिस भी, दोनों को इन डेप्थ अगर आप सीखना चाहते हो, तो मेरा कोर्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जो कि बहुत नॉमिनल है। मंडे से, इस कमिंग मंडे से उसके वीकडे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, और कमिंग सैटरडे से, नॉट कमिंग, नेक्स्ट सैटरडे से उसके वीकेंड बैचेस भी स्टार्ट होने वाले हैं। सो आप बिल्कुल इनरोल कर सकते हो। आपको कोर्स का ब्रोशर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको लिंक्स भी सारे नीचे प्रोवाइडेड हैं। आप कांटेक्ट कर सकते हो मेरे को या फिर मेरी टीम को। अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपको इन डेप्थ सीखना है स्टॉक मार्केट के बारे में, तो आप बिल्कुल उसको ज्वाइन कर सकते हो। 6 मंथ्स का कोर्स है, 3 मंथ्स की टीचिंग, 3 मंथ्स का लाइव एप्लीकेशन, जो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, और पूरा लाइफ टाइम सपोर्ट रहता है, पूरा लाइफ टाइम। मतलब हम जो जो पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं, जैसे मैं डालता हूँ, मैं सिर्फ सैटरडे को डालता हूँ और संडे को डालता हूँ अगले वीक के लिए, बट हम स्टूडेंट्स, जो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, हम सारे मिलके डेली करते हैं, या डेली नहीं तो 2 दिन में एक बार तो कर ही लेते हैं, कि नेक्स्ट डे कैसे मार्केट वर्क करेगा, क्या क्या पोजीशन क्रिएट करनी है। तो उसका एक्सेस भी आपको थ्रू आउट योर लाइफ मिलेगा ही मिलेगा। सो जैसे भी आपको ठीक लगे, आप मेरे को कांटेक्ट करके बता सकते हो। सो चलो गाइस, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ हैप्पी ट्रेडिंग वीक। और प्लीज़ अपने आप का ध्यान, अपना और अपने मम्मी पापा का, खुद सबका ध्यान रखना, क्योंकि अभी सिचुएशंस ठीक नहीं है बाहर। सो जितना हो सके घर पर रहना और सेफ रहना। ठीक है गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।